नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह की कहानी में गहराई तक उतरेंगे, दीव द्वीप। हाँ, गुजरात तट पर बसा एक छोटा सा द्वीप, लेकिन इसका इतिहास बहुत बड़ा है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो जानकारी है वो हमें बताती है कि कैसे ये जगह एक प्राचीन बंदरगाह से पुर्तगाली कॉलोनी बनी और फिर आखिरकार भारत का हिस्सा। तो आज का हमारा मकसद है इस द्वीप के सदियों पुराने उतार चढ़ाव वाले इतिहास को समझना और ये देखना कि कैसे इसने भारतीय तट पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। चलिए। तो अगर हम बिल्कुल शुरुआत में जाएं, प्राचीन काल में दीव तब भी महत्वपूर्ण था। हाँ, बिल्कुल। पहली सदी के यूनानी भूगोलवेता टॉलमी, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। अच्छा। मतलब ये कोई नई जगह नहीं थी। गुजरात के तट पर इसकी लोकेशन इसे व्यापार के लिए बहुत अहम बनाती थी। एक जरूरी पोर्ट रहा होगा। हाँ, और समय के साथ कई भारतीय राजवंशों ने यहाँ राज किया, जैसे मौर्य, क्षत्रप, फिर चावड़ा, सोलंकी। मतलब काफी राजवंशों के अधीन रहा ये। बिल्कुल। हर दौर ने अपनी छाप छोड़ी। फिर 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के पास गया। और फिर गुजरात सल्तनत। हाँ, 15वीं सदी में गुजरात सल्तनत। इसकी जो लोकेशन है ना, खंबात की खाड़ी के मुहाने पर, वो इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाती थी। अच्छा, मतलब समुद्री कंट्रोल के लिए। हाँ, बिल्कुल। व्यापार और सुरक्षा दोनों के लिए। इसीलिए शासक इसे अपने पास रखना चाहते थे। और फिर कहानी में एंट्री होती है पुर्तगालियों की, 16वीं सदी में, है ना? हाँ, 16वीं सदी। पुर्तगाली उस वक्त समंदर के रास्ते अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। उन्होंने द्वीप पर कब्जा करने की कई कोशिशें की, लेकिन एकदम से तो कब्जा नहीं हुआ। नहीं, बात बनी नहीं शुरू में। लेकिन फिर 1535 में एक समझौता हुआ। समझौता किसके साथ? गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह, उन पर मुगलों का खतरा था। अच्छा। तो उन्होंने पुर्तगालियों से मदद मांगी और मदद के बदले में पुर्तगालियों को द्वीप में किला बनाने की इजाजत दे दी। ओह, तो ये है वो मशहूर दीव फोर्ट की कहानी। हाँ, ये वही द्वीप किला है। एक तरह का सौदा था वो, सैन्य मदद के बदले जमीन। लेकिन ये समझौता या कहें दोस्ती टिकी नहीं। बिल्कुल नहीं। यहीं से चीजें बदल गईं। पुर्तगालियों ने धीरे धीरे सिर्फ किले पर नहीं, पूरे द्वीप पर अपना कब्जा जमा लिया। और ये कब्जा कितना लंबा चला? बहुत लंबा, 400 साल से भी ज्यादा। सोचिए जरा। 400 साल? हाँ, ये भारत में किसी विदेशी ताकत के सबसे लंबे समय तक चले कब्जों में से एक है। वाकई इतना लंबा? तो क्या इस दौरान कोई विरोध, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। विरोध हमेशा होता रहा। मुगलों ने कोशिश की इसे लेने की, डचों ने की, यहां तक कि ओमान के अरबों ने भी। और स्थानीय लोगों ने? हाँ, स्थानीय प्रतिरोध भी था, लेकिन पुर्तगाली अपनी किलेबंदी और नौसेना की वजह से टिके रहे। इतने लंबे समय में तो द्वीप का पूरा कल्चर ही बदल गया होगा। हाँ, बहुत। एक अलग ही जगह बन गई वो। सोचिए, एक छोटे से द्वीप पर कैथोलिक चर्च भी है, पुराने हिंदू मंदिर भी, मुस्लिम दरगाहें भी, भारतीय, यूरोपीय और वहां की अपनी द्वीपीय संस्कृति सब जैसे घुल मिल गईं। एक अनोखा संगम। खान पान, भाषा, सब पर असर दिखता होगा। बिल्कुल। फिर आया 1947, भारत आजाद हो गया, लेकिन दीव, दमन और गोवा वो तो पुर्तगाली ही रहे। हाँ, यही पेंच था। भारत आजाद था, लेकिन ये इलाके पुर्तगाल छोड़ने को तैयार नहीं था। उनका क्या तर्क था? वो कहते थे कि ये कॉलोनियां नहीं, बल्कि पुर्तगाल का ही हिस्सा है, बस विदेश में। ओवरसीज प्रोविंस मानते थे वो। अच्छा, पर भारत सरकार ने इसे नहीं माना होगा। जाहिर है नहीं। काफी सालों तक बातचीत चली, डिप्लोमेसी हुई, लेकिन जब बात नहीं बनी तब 1961 में भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई की, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय? हाँ, और ये कार्रवाई बहुत जल्दी पूरी हो गई। 19 दिसंबर 1961 को दीव आजाद हुआ और भारतीय संघ में शामिल हो गया। और आज दीव क्या है? आज ये दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। तो आज का दीव कैसा है घूमने फिरने के लिहाज से? आज दीव एक बहुत ही शांत और खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वो किला और चर्च वगैरह तो अब भी होंगे? हाँ, बिल्कुल। दीव का किला, वो पुराने चर्च, ये सब आज भी उस बीते वक्त की गवाही देते हैं। इतिहास वहां महसूस होता है। एक छोटे से द्वीप की इतनी बड़ी कहानी। बिल्कुल। और यहां से एक सवाल जरूर उठता है सोचने के लिए। क्या? कि जब कोई जगह इतने लंबे समय तक, मतलब सदियों तक, किसी बाहरी शक्ति के अधीन रहती है, तो आजादी मिलने के इतने साल बाद भी उसकी अपनी पहचान पर, उसकी संस्कृति पर उस लंबे दौर का असर कितना और कैसो बाकी रह जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।